हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एक्सप्लोरेटिव लर्निंग। आज हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं फॉरेंसिक बायोलॉजी की। फॉरेंसिक बायो में सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट वो होगा नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि आखिर ये बायोलॉजिकल एविडेंसेस होते क्या हैं, नेचर क्या है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है इनकी फॉरेंसिक साइंस में। वी विल लुक अबाउट ईच वन ऑफ दिस टॉपिक्स ब्रीफली। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये बायोलॉजिकल एविडेंस होते क्या हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है फॉरेंसिक साइंस में। तो बायोलॉजिकल है ना, तो नाम से ही समझ में आ रहा है हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है। ठीक, फिज़िकल एविडेंसेस ही होते हैं, फिज़िकल नेचर होता है, आप इसको टच कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं, तो ये सारे फिज़िकल एविडेंस ही होते हैं जितने भी बायोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं। ठीक है, बेसिकली बायोलॉजी जो वर्ड है उससे ये बायोलॉजिकल एविडेंस वर्ड डिराइव हुआ है। ठीक, जिसका मतलब होता है कि रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एविडेंस तो आप सबको ही पता है, कोई ऐसी चीज़ जो कि कोर्ट में सबमिट की जाती है, उसकी कोई लीगल इम्पोर्टेंस होती है ना, दैट कुड हेल्प दी मैजिस्ट्रेट टू डिसाइड कि व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स नॉट। कोई भी किसी भी एक केस को एक मोड़ देने के लिए बड़े काम की चीज़ होती है एविडेंस। तो ये ऐसे एविडेंस जिनका ओरिजिन तो बायोलॉजिकल है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया हुआ है। और दूसरी बात ये कि वो चीज़ आपको किसी केस में एक नया मोड़ लाने में हेल्प कर रही है, आपको किसी केस के कंक्लूजन तक पहुंचने में हेल्प कर रही है, तो वैसी चीज़ है एविडेंस। तो ये बायोलॉजिकल एविडेंस का पूरा हम पोस्टमार्टम कर चुके हैं। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल एविडेंस, अच्छा क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। बाल हो सकते हैं, है ना, ह्यूमन के, एनिमल के, या तो फिर टिश्यू हो सकते हैं, किसी का भी टिश्यू होता है, प्लांट का भी टिश्यू हो सकता है। कीप दिस इन माइंड, क्योंकि अभी हमने क्या बोला था, लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, ये वर्ड आया था लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स लिविंग नहीं है क्या? ऑब्वियसली दे आर। तो फिर ये एक बात हुई। ठीक, उसके बाद और टीथ, एनिमल के, ह्यूमन के, अगेन ब्लड, सीमेन या फिर कोई भी अदर बॉडी फ्लूइड्स जिसमें यूरिन या फिर वॉमिट भी हो सकता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें बायोलॉजिकल जितने भी मटेरियल हैं, बट हाँ ये कॉरोबोरेटिव एविडेंस की तरह यूज़ होते हैं, कॉरोबोरेटिव एविडेंस की तरह यूज़ होते हैं। एंड दे प्रोवाइड मीन ऑफ प्रोफोलिंग स्टेटमेंट और क्लेम्स दैट आर यूज्ड इन ट्रायल। कोरोबोरेटिव एविडेंस क्या होता है, ये वर्ड बहुत से लोगों को नया लग रहा होगा। ये जो वैसे एविडेंस होते हैं जो ना केस में वज़न डालने के लिए होते हैं, मेन एविडेंस नहीं होते हैं, जस्ट ये आपके केस को मजबूत करने में आपकी मदद करेंगे। एक होता है ना कि एक्स्ट्रा एविडेंस जैसी चीज़ है कि हाँ भाई ये भी था, ये मेन एविडेंस नहीं है, इसके बेसिस पे कोई जजमेंट ऐसा पास नहीं कर दिया जाएगा बहुत बड़ा कि आप सस्पेक्ट को बिल्कुल फांसी दे दीजिए या फिर कोई भी पर्सन गुनहगार साबित हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है इन एविडेंस के बेसिस पे। बट ये एविडेंस वैसे रहेंगे जो कि आपके केस को एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, काइंड ऑफ। फाइन, देन वॉट आर दी टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंस। कब से सुन रहे हैं बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल, तो ये बहुत ही कॉमन है। ब्लड हो गया, ब्लड के स्टेन्स हो गए, समाइनल स्टेन्स हो गए, है ना, सलाइवा है, यूरिन है, टिश्यू या सेल्स हैं, किसी के भी हो सकते हैं, बोन्स हो गए, ऑर्गन्स हो गए, दांत हैं, बाल हैं, या तो फिर फीकल मैटर, वॉमिट, स्टमक के कोई भी कंटेंट्स हो गए, है ना, बाइल वाइल, ये सबसे यहाँ पे स्टमक के कंटेंट्स ये मतलब है, पसीना, स्वेट, ये सारी चीज़ें आपकी बायोलॉजिकल एविडेंस होती हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट कैन बी फ्रॉम ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग से तो आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ह्यूमन बींग का ही हो, ये प्लांट से भी आ सकता है, ये पॉलन भी हो सकता है, और एल्गे, फंगाई या तो फिर डायटम, किसी भी चीज़ से आ सकता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स भी एविडेंस की तरह काम करते हैं। कैसे? आई विल टीच दैट टू यू इन फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी सीरीज। ठीक है, तो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी पे भी अभी लेक्चर्स आएंगे। फिर बेसिकली ये जो मैं प्रेजेंटेशन बना रही हूँ ना, उसका मेन फोकस इस पे होगा बायोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम ह्यूमन ओरिजिन पे। वी विल नॉट टॉक अबाउट डायटम्स, फंगाई या फिर एनिमल्स,
नथिंग लाइक दैट. वी विल जस्ट फोकस ऑन ह्यूमन ओरिजिन, कि आखिर ह्यूमन बीइंग से मिलने वाले बायोलॉजिकल एविडेंस होते कौन कौन से हैं. द टर्म बायोलॉजिकल एविडेंस in rest of this slide is referring to human origin biological evidence. Fine, now let us move on further. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लड से. ठीक, कंसीडर्ड एज एविडेंस. नेचर, ब्लड मिलता कैसे है? एक रेड स्पॉट की तरह, कुछ इस तरह से रेड स्पॉट की तरह. सपोज ये पीस ऑफ क्लॉथ है, तो पीस ऑफ क्लॉथ में कहीं रेड स्पॉट मिल गया, ज़मीन पे कहीं पे मिल गया. आपने क्राइम सीरीज़ में तो देखा ही होगा, सबसे कॉमन एविडेंस क्या होता है पता है? ब्लड. सबसे कॉमन एविडेंस मूवेबल सरफेस पे हो सकता है, मर्डर वेपन पे हो सकता है, ग्लास पे हो सकता है, पेपर पे हो सकता है, क्लॉथ, व्हीकल, वुड, किसी भी चीज़ में हो सकता है. दे कैन बी प्रेजेंट ऑन इमूवेबल सर्फेसेज एज वेल, है ना, जो सरफेस मूव नहीं हो सकती. जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने डेड बॉडी का, वॉल, अर्थ, विंडो, है ना, ये सारी चीज़ें इमूवेबल होती है. तो यहाँ भी आपको ब्लड स्टेन्स मिल सकते हैं. वाटर टैब हो गया, टॉवल, बेडशीट, हैंकी, ब्लैंकेट, ये सारी चीज़ों को हम कलेक्ट करते हैं क्राइम सीन से और इन सब का एग्जामिनेशन किया जाता है. क्योंकि ये सारे आर्टिकल्स जो होते हैं ना, ये सारे जिनका भी मैंने जिक्र किया, ये सारे कॉमनली ना क्राइम सीन पे आपको मिल सकते हैं. और अगर ये क्राइम सीन पे मिल रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल वहाँ मर्डर हुआ है, तो ब्लड स्टेन्स तो ऑब्वियसली होंगे ही. तो ये सारे आर्टिकल्स में ना ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लड स्टेन के प्रेजेंट होने के. फाइन, तो ये बात हुई हमारे ब्लड की एज एन एविडेंस. अब दूसरे एविडेंस देखते हैं, सीमेन एंड यूरिन. ठीक है, वी विल डिस्कस बोथ ऑफ देम ऑल टुगेदर. कलर क्या होता है? वाइटिश एंड येलोविश स्टार्ची फ्लूइड है. मेनली इट इज़ फाउंड इन केसेस ऑफ असॉल्ट. रेप केसेस हो गए, इन सब में ये सोडोमी या ऐसे केसेस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है. ऑन द इनर गारमेंट्स ऑफ द विक्टिम या फिर क्लॉथ ऑफ द विक्टिम. इसके अलावा बेड शीट्स, ब्लैंकेट, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं एज अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर वी कैन चेक ऑल दीज सरफेसेस इन केस अगर कहीं पे भी जमाइनल स्टेन प्रेजेंट हो, कुछ इस तरह का दिख रहा होता है. ठीक है, एंड ब्लड स्टेन तो ये पूरा बैकग्राउंड में दिया हुआ है. दिस इज़ हाउ ब्लड लुक, वी ऑल नो. ठीक है, फिर आते हैं सलाइवा नहीं. फर्स्ट वी विल लुक अबाउट यूरिन. यूरिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एविडेंस होता है. ठीक है, यूरिन कहाँ पे मिलेगा? सॉल्ट के केसेस में तो मिलेगा, हैंगिंग के केसेस में भी. हैंगिंग मतलब जहाँ पे सुसाइडल केसेस होते हैं ना, पर्सन ने खुद को हैंग कर लिया होता है, तो वैसे केसेस में वी कैन गेट यूरिन सैंपल एज वेल. ये ट्रांसपेरेंट येलोविश लिक्विड होता है जो कि यूरेथ्रा द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है. फिर ये कुछ ऐसा दिख रहा होता है. ठीक है, नाउ सलाइवा. सलाइवा फ्रॉथ की तरह एंड इट कंटेन्स न्यूमरस एंटीजेंस एंड एंजाइम जैसे कि सलाइवरी, अमाइलेज, ये सारा तो आपको पता ही होगा इन केस यू नो अबाउट इट. फिर बहुत से एंटीजेंस भी होते हैं. सलाइवा जो होता है वो सिगरेट बर्ड में मिल सकता है, क्लोथ में मिल सकता है, बॉटल, कप, हैंकी, इन सब जगह पे मिल सकता है. कौन कौन से केसेस में मिलेगा? असॉल्ट, किडनैपिंग, हैंगिंग, टोबैको स्प्लिटिंग, या तो फिर कोई क्वेरल, कहीं पे कोई लड़ाई हो गई, ये सब जगह पे आपको आराम से सलाइवा मिल सकता है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है केस को सॉल्व करने में. क्यों पता है? इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, लुक द पर्सन इज स्प्लिटिंग. सो ऑलवेज चेक सस्पेक्टेड एरिया. ये एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ड्यूटी है कि जितने भी कॉर्नर है, जो भी पॉसिबल जगह हो सकती है, वो हर जगह को हमें चेक करना चाहिए. सलाइवा ही नहीं, किसी भी एविडेंस के लिए क्यों ना हो. ठीक है, फिर आते हैं वॉमिट पे. वॉमिट क्या, अगर ये येलो, ग्रीन या ब्लैक कलर का आपको मिल रहा है तो वैसा भी आपको मिल सकता है. ठीक है, नेचर, वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ द वॉमिट. तो ये येलो कलर का हो सकता है, ग्रीन, या फिर पार्शली अनडाइजेस्टेड फूड मैटर भी इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं अगर केयरफुल एग्जामिनेशन किया जाए तो. कहाँ कहाँ मिल सकता है? फ्लोर पे मिल सकता है, क्लोथ पे मिल सकता है ना. पॉइजनिंग के केसेस में ज़्यादातर हमें वॉमिटिंग देखने को मिलती है, या तो फिर क्रिटिकल किसी डिजीज़ के कंडीशन में भी मिल सकती है. हेयर बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है, सबसे कॉमनली पाया जाता है. ब्लड मिले ना मिले, हेयर ज़रूर मिल जाएगा. किसी के भी हो सकते हैं ये, है ना. या तो फिर आपको एनिमल के हेयर मिल सकते हैं, या तो फिर आपको ह्यूमन बीइंग के हेयर मिल सकते हैं. किसी का भी हेयर आपको मिल सकता है. डार्क ब्लैक कलर का थिन हेयर होता है जो कि थ्रेड की तरह दिख रहा होता है.
हेयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एविडेंस इन केस ऑफ केसेस, इसमें असॉल्ट के केसेस में ज़्यादातर कभी कभी होता है ना, विक्टिम जो अपने आप को बचाने के लिए परपिट्रेटर का बाल खींच देता है, तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि डेड बॉडीज़ के हाथ में भी आपको हेयर देखने को मिल जाएगा, हेयर सैंपल देखने को मिल जाएगा। फिस्ट एकदम क्लिंच करके रखा होगा वो डेड बॉडी, एंड उसमें आपको हेयर के सैंपल्स देखने को मिल जाते हैं। अगला एविडेंस है स्वेट। ठीक, स्वेट जो रहेगा वो क्लियर सॉल्टी लिक्विड होता है, फाइन, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड दैट आर प्रेजेंट ऑन ह्यूमन स्किन। इट कंस्टिट्यूट ऑफ क्या क्या रहेंगे इसमें, वाटर रहेगा, पानी रहेगा, ठीक है, अपना H2O प्रेजेंट होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि अमोनियम डिजॉल्व सॉल्ट और फैटी एसिड। अब कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली जो इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो अगर आपने सुना होगा इसका नाम तो एपोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट वन इज़ एक्राइन ग्लैंड। एक्राइन ग्लैंड जो होता है वो भी स्वेट प्रोड्यूस कर रहा होता है, एक्राइन, ECCRINE, एक्राइन एंड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, ये दो बेसिकली स्वेट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ एवरेज ह्यूमन स्किन टोटल 650 स्वेट ग्लैंड्स कंटेन करती है, तो इसका मतलब जहाँ पर भी आप हाथ लगाएंगे ना वहाँ पे थोड़े ना थोड़े अमाउंट में स्वेट रह ही जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात है कि स्वेट में DNA प्रेजेंट होता है, तो मतलब हम जहाँ भी हाथ लगाएंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं स्वेट के साथ साथ हमारा DNA भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। वेदर वी आर मेकिंग अ फ़ोन कॉल, अपने फ़ोन को टच कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, या तो फिर क्राइम कमिट कर रहे हैं, ये है ना सबसे बड़ा एक क्रिमिनल के लिए ड्रॉबैक यही साबित होता है कि वो अगर क्राइम भी कमिट कर रहा है तब भी कहीं ना कहीं उसका स्वेट रेसिड्यू तो वहाँ पर छूट जा रहा है, ठीक है। किस किस केस में, किडनैपिंग में मिल सकते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में भी हमें स्वेट के रेसिड्यूज कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। किसी भी क्लोथिंग में विक्टिम के हो चाहे परपिट्रेटर के हो, है ना, कहीं भी मिल सकते हैं। ऑब्जेक्ट में हो सकता है, सरफेस पे हो सकता है, विक्टिम का भी स्वेट हो सकता है, सस्पेक्ट का भी स्वेट हो सकता है, तो ये सारे केसेस हैं। तो स्वेट ऐसे ना बहुत डेंजर चीज़ हो जाती है क्रिमिनल्स के लिए, बिकॉज जहाँ भी हाथ लगाएगा, भले जैसे कहीं पे मर्डर हुआ है, ठीक है, तो मर्डर वेपन पे भी हो सकता है, वो रॉबरी हुई है, थेफ्ट हुआ है, इन केस उसने ग्लव्स नहीं पहने हैं, हाइपर हाइड्रोसिस करके भी एक प्रॉब्लम होती है जिसमें एक्सेस स्वेट रिलीज हो रहा होता है पर्सन के हाथों से, ठीक है, तो वहाँ पे भी ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं आपको स्वेट के रेसिड्यू प्रॉपर एग्जामिनेशन से मिल जाएंगे। And now we will look about some important points. बायोलॉजिकल या सैम्पल्स या तो फिर एविडेंस जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है ना कि आपको इन बायोलॉजिकल सैम्पल्स को बहुत ही केयरफुली कलेक्ट और प्रिजर्व करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर मोर प्रोन टू कंटामिनेशन, बहुत जल्दी वो कंटामिनेट हो जाते हैं। ब्लड, सीमेन, सलाइवा, यूरिन ऑलवेज हेल्प्स इन सॉल्विंग न्यूमरस नंबर ऑफ केसेस, बट प्रॉब्लम ये है कि ये मेन एविडेंस की तरह नहीं ट्रीट होता, ये एज अ कॉरबोरेटिव एविडेंस ट्रीट होता है, ठीक। बहुत ही जल्दी ये लुक दिस इज़ व्हाट आई सेड डिटोरिएट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ये कहीं ना कहीं कंटामिनेट होने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा सैम्पल्स आप देखे होंगे वो ना थोड़ा सा मतलब वेट नेचर के होते हैं। ब्लड ले लीजिए या तो फिर सीमेन ले लीजिए, सलाइवा ले लीजिए, यूरिन ले लीजिए, वॉमिट ले लीजिए, सबका वही लिक्विड नेचर है, तो दे आर मोर प्रोन टू माइक्रोबाइडल कंटामिनेशन, कोई भी माइक्रोब्स उन्हें ईजिली कंटामिनेट कर सकता है। इसीलिए कलेक्शन एंड स्टोरेज जो होता है ना बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है इन इंश्योरिंग सेफ्टी, ठीक है। तो कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए उसको प्रॉपर एडहर करके रखना चाहिए एविडेंस को एट द टाइम ऑफ preservation and collection as well. In Indian scenario, more than one person or agency usually involved in different stages of investigation. The evidence will be transported from एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज ले लीजिए, कहीं पे ब्लड का एग्जामिनेशन होता है, सीरोलॉजी डिपार्टमेंट, तो कहीं पे बैलिस्टिक्स वेपन्स का सारा एग्जामिनेशन हो रहा होता है। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट जो भी आपके फ्रॉडुलेंट चेक्स या फिर पासपोर्ट्स कुछ भी चीज़ें उसका एग्जामिनेशन हो रहा होता है ना। तो बहुत ही ये एसेंशियल है कि हम जो भी सैंपल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना, जो भी एविडेंस है उसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखे रहें, क्योंकि क्या होता है ना एक चेन ऑफ कस्टडी चल रही होती है। जैसे पुलिस
पुलिस के पास लाइक सबसे पहले आप एज एन इन्वेस्टिगेटर जाएंगे किसी भी जगह पे, तो एज एन इन्वेस्टिगेटर आप सर्टेन एविडेंस को एक जगह से दूसरी जगह पे पैक करके ट्रांसपोर्ट करेंगे, वहाँ से कुछ चेकिंग होगी, फिर वो चेक होकर दूसरी जगह जाएगा। तो ऐसे कर करके ना बहुत सी जगह पे 2 से 3 जगहों पे एफएसएल से फिर स्टेशन से कोई और दूसरी जगह, तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट होते होते बहुत सी जगह चले जाता है, जिसकी वजह से ईजिली कंटामिनेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये वही चीज़ लिखी हुई है चेन ऑफ कस्टडी के बारे में। दिस इज़ टू कीप द चेन ऑफ कस्टडी ऑफ सैम्पल इंटैक्ट ऑल द टाइम एंड लीगली एक्सपेक्ट द कोर्ट विदाउट एनी रीज़नेबल डिस्प्यूट। क्योंकि क्या होगा ना, कभी अगर कोर्ट को लगा कि आपके जो सैम्पल हैं उसमें कुछ ऐसा है, खराबी है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो उसको एक्सेप्ट भी ना करे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं हमसे कोई कलेक्शन के टाइम पे गलती ना हो। दिस इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। आई विश आपको बायोलॉजिकल सैम्पल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो, एंड वी विल कीप ऑन कवरिंग डिफरेंट लेक्चर्स in this forensic bio series. Just let me know in the comments which lecture you want next. Thank you so much.